झंडा ऊंचा रहे हमारा। उस फोन की घंटी को बजते देख कुर्बान की कनपट्टियां सनसना गई। मुंह फाड़ की तरह खुला का खुला रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? गफूर, जल्दी इधर आ। मुझे बता कि इस टेलीफोन की घंटी सचमुच बज रही है या मेरे कान बज रहे हैं। ट्रन 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 ट्रन। फोन उठाइए कुर्बान साहब, घंटी टेलीफोन की ही बज रही है। उफ, अगर ये सच है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। हेलो कुर्बान, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? ये आवाज तो भाईजान मुस्तफा जैदी की नहीं लगती। कुर्बान का स्वर यकाएक ही पत्थर की तरह सख्त व खुरदरा हो गया। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो कुर्बान? इस फोन पर मेरे अलावा और कौन बोल सकता है? मुस्तफा बोल रहा हूँ, मुस्तफा जैदी। वो भाईजान, आप कैसे हैं? आपकी आवाज को क्या हुआ? आप पिछले 10 सालों से कहाँ थे? बेकार की बहस छोड़ो और वो सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। कुर्बान, मैं इस वक्त दिल्ली में बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अब उस काम के लिए सक्रिय हो गया हूँ जिसके लिए मैं 10 साल पहले भारत आया था। लेकिन इस काम में एक अड़चन आ गई है। कि कैसी अड़चन? मुझसे मास्टर की खो गई है और दूसरी की मैंने इस्लामाबाद बैंक लॉकर में रख दी थी। बैंक लॉकर नंबर तो मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताऊंगा। अपने दिल्ली के किसी एजेंट का नाम पता मुझे बताओ ताकि मैं वो कोड प्लेट उसे दे दूं जिस पर लॉकर नंबर दर्ज है, ताकि वो तुम्हें देकर चाबी मेरे पास पहुंचा दे। कुर्बान ने उस एजेंट का नाम पता बताने में एक पल की भी देर न की थी। तब बस मास्टर की मेरे पास पहुंचते ही मैं उस मौत को जगा दूंगा जो 10 वर्षों से नींद में है। ओके, ओवर एंड आउट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। कुर्बान ने टेलीफोन रखा। कुर्बान साहब, आपने बिना इस बात की पुष्टि किए कि इस फ़ोन पर बात करने वाले हमारे मुस्तफ़ा साहब ही हैं या कोई और है, दिल्ली के में अपने एजेंट का नाम और पता क्यों दिया? लहजा बेवकूफ़, लहजा। मैं भाईजान के बात करने का लहजा यानी अंदाज 10 बरस तो क्या, सारी उम्र बीत जाने पर भी नहीं भूल सकता। उसका लहजा ऐसा था कि 1 सेकंड की देर और वो फ़ोन फरी फाड़ खाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ़ोन पर मैंने अपने भाईजान मुस्तफ़ा जैदी से ही बात की थी। इधर दिल्ली में रोशन हुआ सुरक्षा चक्र जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता था, कमिश्नर और तिरंगा की मुलाकात। तिरंगा, मामला बहुत ही गंभीर है। कमिश्नर तिरंगा के साथ अपने कक्ष में पहुंचा। यह लो कैसेट। क्या है इस कैसेट में? खुद ही सुन लो। हेलो कुर्बान, फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो कुर्बान? इस फ़ोन पर मेरे अलावा और कौन बोल सकता है? मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा जैदी। पर भाईजान, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आप पिछले 10 वर्षों से कहाँ थे? बातचीत के वे अंश सुनते सुनते तिरंगा की आंखें रबड़ की तरह फैलती चली गई। कमिश्नर ने ही टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ किया। क्या समझे तिरंगा? ओ गॉड, इसका तो एक ही मतलब है कि मुस्तफ़ा जैदी जिंदा है, लेकिन उसकी बच्चे जैसी आवाज़ मुझे हैरान कर रही है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं तिरंगा, शायद मुस्तफ़ा अपनी असली आवाज़ छिपाना चाहता होगा। आप ठीक कहते हैं, पर आपको ये कैसेट कहाँ से मिली? 5 मिनट पहले आए इस फ़ोन को टेलीफोन एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले हमारी पुलिस टीम ने एक खुखार हत्यारे जुनूनी को मार गिराया था। तब से मुझे मेरे घर के फ़ोन पर लगातार धमकियाँ मिल रही थीं, जिसके बाद धमकी देने वाले का पता लगाने के लिए मैंने अपने घर के सभी कॉल्स को टेप करवाने का आदेश दिया था। धमकियाँ आनी तो कुछ दिनों बाद बंद हो गई, लेकिन फ़ोन टैपिंग उसके बाद भी जारी रही। आज इसमें मुस्तफ़ा व कुर्बान जैदी की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। ये बताकर तो आपने मुझे भी दंग कर दिया कमिश्नर साहब, क्योंकि ये फ़ोन आपके घर से शायद पाकिस्तान इस्लामाबाद में किया गया है। अगर ये सच है तो आपके घर से जासूसी हो रही है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर से ऐसा फ़ोन करने का दुस्साहस किसने किया। हमें फ़ौरन वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कि देश के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र के साथ मेरे कमरे के किसी कोने में रखी जा रही है। हमें जासूसी के इस षड्यंत्र को सावधानी से समझना और ख़त्म करना होगा तिरंगा, ताकि कोई भी षड्यंत्रकारी हमारे हाथों से बच ना पाए। और इसीलिए मैंने अपने घर पर पुलिस की रेड न पड़वा कर तुम्हें ही यहाँ बुलवा लिया। जल्द ही। सावित्री,
अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर यहाँ से किसी ने बात की थी। बात तो राजा ने भी की थी और रहीम ने भी, पर बात क्या है? कुछ खास नहीं। रहीम कहाँ है? फ़ोन करने के बाद वो बाहर गया था। कुछ देर पहले ही ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेकर लौटा है। कमिश्नर साहब, ये रहीम कैसा आदमी है? ईमानदार है। पिछले 10 वर्षों से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है और 10 वर्षों से ही मुस्तफ़ा का भी कोई पता नहीं है। मैं उसके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ फ़ौरन। रहीम जैसा आदमी जासूस नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में ले चलता हूँ तिरंगा। इस वक्त हमें रहीम वहीं पर मिलेगा। अरे साहब, आप यहाँ, और तिरंगा साहब आप भी। रहीम, तुमने कुछ देर पहले एक फ़ोन किया था। हमें पता करना है वो फ़ोन तुमने किससे किया था। वो फ़ोन तो हमने ड्राई क्लीनर वाले को, रहीम साहब को किया था कि अगर कपड़े ड्राई क्लीन हो गए हो तो हमें आके ले जाए। फ़ोन में किसी कोड प्लेट का जिक्र किया गया है जिससे हमें इस्लामाबाद बैंक के लॉकर का नंबर पता चल सकता है। हमारे पास कुर्बान जैदी का दिया उस एजेंट का पता भी है जिसके जरिए वह कोड प्लेट पाकिस्तान पहुंचाई जानी है। तिरंगा ने कुर्बान जैदी के नाम के साथ कड़ी निगाहों से रहीम को घूरने के साथ ही कहा, अगर ये कुछ नहीं बता रहा तो वो एजेंट बताएगा। आप इसका ध्यान रखिएगा कमिश्नर साहब, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लाने के बहाने कोड प्लेट उस एजेंट को पहुंचाई जा चुकी है। अगर ऐसा ही है तो वह कोड प्लेट हासिल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। रहीम, अगर तुम वो जासूस निकले जिसे हमें तलाश है तो तुम्हारी वही कत बनेगी जो एक देशद्रोही और गद्दार की बनती है। ये जासूस, देशद्रोही, गद्दार नहीं साहब, आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम गद्दार नहीं है साहब। कमिश्नर साहब की सुर्ख आंखें रहीम के चेहरे पर चप्पे चप्पे का अवलोकन कर रही थी, जबकि इधर कहीं पर डिंग डोंग डिंग डोंग। ठहरो, खोलता हूँ। जैसे अपने लिए मुसीबत का दरवाजा खोल लिया था उसने। धाड़ ओह! तिरंगा, तिरंगा! जो शख्स सामने दिखाई दे रहा था उसे देखने के बाद भी अगर वे लोग शरीफों की तरह चुपचाप बैठे रहते तो उनके लिए बहुत बुरा होता। किल हिम! लेकिन भला तो उनका अब भी नहीं होने वाला था, और जिस समय तिरंगा इस बोतल को फोड़ रहा था उसी वक्त उनमें से एक उस ट्रिक का प्रयोग कर रहा था जो कि तिरंगा के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। ओह! बोतल टूटने से हवा में उछली शराब पर जलती तीली फेंक कर ये मुझे जलाना चाहता है। मौत के खिलाड़ी थे वे सब के सब। अच्छा चाकूबाज है, लेकिन अभी इसने मेरी अच्छाइयाँ नहीं देखी, और जब देखेगा तो हिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये हिला तो दोनों चाकू इसकी गर्दन को खून का तालाब बना देंगे। बताओ, तुम में से जहरू कौन है? सटाक! खतरनाक था ये दुश्मन भी, क्योंकि ये तीलियों का खिलाड़ी था। उफ! और ये माचिस अब तुम मेरे हवाले कर दो। बताओ, जहूर कौन है? जहूर उनमें से कोई भी नहीं है तिरंगा। जहूर यहाँ है। उम्मीद थी कि मेरे चारों आदमी ही तुझे जहन्नुम पहुंचा देंगे, मगर तेरी मौत मेरे यहाँ थे रुकी है। जिंग 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 चूम बैंग ढां खनाक। दुश्मन की गोलियों को डॉस देना तिरंगा को आता था। वैसे प्रत्येक क्षण तिरंगा के लिए परीक्षा की घड़ी के समान होते थे, और अक्सर ही वो इन परीक्षाओं में सफल होता था। ऐसे समय पर दुश्मनों के लिए सामत बन जाता था तिरंगा। धड़ाक! जहर जैसे आदमी के घर के चप्पे चप्पे पर ऐसे इंतजामात से तिरंगा हैरान नहीं हुआ। तिरंगा, तू बचेगा नहीं, क्योंकि तेरा यहाँ आना ही इस बात को तय कर देता है कि तुझे किसी तरह हमारा भेद पता चल गया है। तिरंगा के पास पिस्तौल को न चलने देने का लाइसेंस था। उफ! मगर वो जहूर का घर था। शायद उसके घर में फर्नीचर से ज्यादा हथियार थे। चूम चूम! तिरंगा रोप ले चली उसकी वह गन भी। तिरंगा ने उस सुनहरी अवसर का फायदा उठाया। छनाक! इन पांचों में से कोई भी जल्दी ही होश में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्हें बांध देना और जरूरी है। अब इससे पहले कि इतना मारामारी के बाद पुलिस यहाँ पहुँचे, मुझे वो कोड प्लेट ढूंढ लेनी चाहिए जिसके लिए मैं जहूर के पास आया हूँ। ओह! इन पैकेटों पर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर लिखा है। तिरंगा ने जल्दी से उन पैकेटों को खोल डाला। मेरा काम ठीक समय पर हो गया। जल्द ही। कमिश्नर साहब, जहूर के यहाँ से मुझे कोड प्लेट मिल गई है और वो सब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। वेरी गुड।
जहूर ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि ये कोड प्लेट रहीम ने ही उन्हें दी है। पुलिस के आने तक इसे यहीं रहने दे कमिश्नर साहब, और आप मेरे साथ आएं। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रहीम गद्दार निकलेगा। या अल्लाह, हे परवरदिगार, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे इसी वक्त मौत दे दे। तिरंगा और कमिश्नर उस कक्ष में पहुंचे जहां तिरंगा के इस रहस्य उद्घाटन पर कमिश्नर साहब पूरी तरह से चौंक उठे। कमिश्नर साहब, रहीम गद्दार नहीं है। क्या? तो फिर तुमने मुझे झूठी कहानी क्यों सुनाई कि जहर को कोड प्लेट रहीम ने दी है? रहीम की असलियत जानने के लिए, क्योंकि अगर उसने कोड प्लेट जहूर को दी होती तो उसका चेहरा फक पड़ जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह सुनकर उसकी हालत और ज़्यादा दयनीय हो गई, जैसे किसी सच्चे इंसान को मुजरिम का लेबल लगाकर सूली पर टांग दिया जा रहा हो। कुर्बान जैदी को आपके घर से इस्लामाबाद फ़ोन करने वाले बच्चे की आवाज़ रहीम की नहीं है, तो फिर किसकी है? आपके नाती राजा की। क्या बकते हो? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह कोड प्लेट भी राजा ही जहूर तक पहुँचा कर आया है। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी सारी बातें बेबुनियाद हैं। हा, आप तो परेशान हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। ओह, लेकिन बातों की बुनियाद तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इस कोड प्लेट के रहस्य को समझना होगा। तिरंगा ने जहूर के यहाँ से प्राप्त किए गए दोनों पैकेट खोल डाले। इस कोड प्लेट के लॉकर नंबर छिपा है जिसमें वह चाबी मौजूद है जो मुस्तफ़ा जैदी को चाहिए। मुस्तफ़ा जैदी कहाँ है? तबाही का वो ताला कहाँ है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अब मैं इस चाबी को हासिल करने के बाद खोजूंगा। यानी कि तुम पाकिस्तान जाओगे? निसंदेह मुझे जाना ही होगा। कमिश्नर के माथे पर असंख्य बल पड़ते जा रहे थे। मगर ये कोड है क्या? कोड प्लेट के साथ मिले दूसरे पैकेट में रखे तह किए गए कागज को भी खोलकर देखते हैं। अरे, ये क्या है? इस कागज में तो छेद ही छेद हैं और इस पर तो कुछ भी लिखा भी नहीं है। तिरंगा, मेरे विचार में तुम्हें पहले कोड प्लेट पर लिखे कोड को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली ज़रूरत लॉकर नंबर का पता लगाना है, क्योंकि अगर वो की दुश्मनों के हाथ पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले इसे हल करने की कोशिश करता हूँ। इसके आगे पीछे सिर्फ 1 से 0 तक की गिनती लिखी है। इस कोड में से तो हमें लॉकर नंबर का पता कैसे चलेगा? हो सकता है जो दिखाई पड़ रहा हो कोड वो हो ही ना। मुझे इस प्लेट को बारीकी से जांच करना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई खास या छिपी हुई दूसरी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रही। इसे देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अगर इसे पजल गेम की तरह ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर आड़ी तिरछी अवस्था में जोड़कर इसका जोड़ भी देखें तो हो सकता है जोड़ समान हो और वही जोड़ लॉकर नंबर हो। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर आड़ी तिरछी अवस्था में जोड़ अलग अलग आ रहा है। हाँ, यानी कि कोड को हल करने का ये तरीका सही नहीं है। इस पहेली को हल करने का दूसरा कोई तरीका मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है जिसे हम कोड प्लेट समझ रहे हैं वो कोड प्लेट हो ही ना। हो सकता है ये कोड प्लेट यह कागज हो जिस पर कई छिद्र हुए हैं। अगर कोड प्लेट ये कागज है तो हम कभी इस पहेली को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि छिद्रों की भाषा समझने के लिए शायद हमें दूसरा जन्म भी कम पड़े। नहीं, ऐसा ना कहें कमिश्नर साहब। अगर हम एक कोड हल नहीं कर सकते तो लानत है हमारी काबिलियत पर। मैं इसे हल करके रहूँगा। उस वक्त तिरंगा के मस्तिष्क पर पड़े सैकड़ों बल इस बात का घोतक थे कि उसके दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। उसके दिमाग की पूरी एनर्जी उस वक्त उस कोड को समझने में लगी हुई थी। इस चैलेंज को तोड़ कर रहूँगा। उफ, मेरे सिर में तो दर्द होने लगा। तब अचानक ही तिरंगा के होठ विचित्र ढंग से मुस्कुरा दिए। क्या हुआ तिरंगा? लगता है तुमने पहेली सुलझा ली है। आप ठीक समझे कमिश्नर साहब, मैंने ये पहेली सॉल्व कर ली है। आप कह रहे थे ना कि छिद्रों की भाषा समझने के लिए हमें दूसरा जन्म भी कम पड़ेगा, मगर मैं अब आपको पढ़ाऊंगा छिद्रों की भाषा। यहाँ देखिए, इस कागज को इस कोड प्लेट के ऊपर रखकर लीजिए, पढ़िए छिद्रों की भाषा। 786। इस कागज पर केवल उतने ही हिस्से में छिद्र बने हैं जितना बड़ा हिस्सा कोड प्लेट को ठीक ठाक से ढक ले। अब हमें लॉकर नंबर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लॉकर नंबर 786। अब जब हमने कोड हल कर लिया है तो अब मुझे पाकिस्तान जाना होगा, इस्लामाबाद से चाबी हासिल करने। लेकिन यह आसान ना होगा। उसकी फिक्र आप ना करें कमिश्नर साहब। रहीम को यह बात राज रखने का वचन लेकर उसे छोड़ दीजिए।
मेरे पास इस्लामाबाद वाला कुर्बान जैदी का टेलीफोन नंबर है, जिससे मैं वहाँ का पता भी लगा दूंगा। अगर वो चाबी मेरे हाथ लग गई तो भारत की सरजमी पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके। तिरंगा को दिल्ली से बाघा तक का ये सफ़र समझौता एक्सप्रेस द्वारा करना था। देश की सुरक्षा के प्रश्न पर तिरंगा बाघा तो क्या, इस दुनिया की सरहद भी पार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरहद पार करने के लिए उत्तम वेश धारण किया है मैंने। अब मुझे इस्लामाबाद पहुंचने से और वहां पहुंचकर चाबी लाने से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल दूर थी, रास्ते मुश्किल, लेकिन कुछ जांबाज मुश्किलों से जमकर लोहा लेते हैं, धराशायी कर देते हैं उन्हें। ऐसा ही देशभक्त था तिरंगा, ऐसा ही देशभक्त था कुर्बान जैदी। क्या क्या बकते हो बख्तावर, मैं ठीक कह रहा हूँ। हेडक्वार्टर से थोड़ी देर पहले ये खबर हम तक रिलीज की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया है कि ठीक 2 घंटे बाद सभी विस्फोट हो जाएंगे। हाई कमान का आदेश है कि उन बमों का पता फौरन लगाया जाए, क्योंकि अगर ये विस्फोट हो गए तो शहर की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि वे महत्वपूर्ण इमारतें जिनके आसपास आतंकवादियों द्वारा RDX बमों का जाल फैला दिया गया है, वे हैं स्टॉक एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज, पाकिस्तान ऑयल और बिजनेस सेंटर की इमारतें। हाँ, इस षड्यंत्र में जरूर भारत का ही हाथ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने जो परमाणु बम परीक्षण किए हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कई देशों से मिलने वाली मदद अब रुक गई है। अपने एजेंटों द्वारा ऐसी तोड़फोड़ की कार्यवाही कर भारत हमारी आर्थिक स्थिति को गिरा देना चाहता है, लेकिन जब तक कुर्बान जिंदा है मैं उसकी इस कोशिश को सफल नहीं होने दूंगा। ट्रेन 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 ओह, भाईजान मुस्तफ़ा जैदी का फ़ोन। कुर्बान, मैं बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा जैदी। ध्यान से सुनो। जहूर और उसके साथियों को तिरंगा ने गिरफ्तार करवा दिया। क्या? पुलिस उनसे कोड प्लेट भी हासिल कर लेगी। जहूर हालांकि कोड के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वे लोग कोड को हल कर लें। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें लॉकर नंबर बता रहा हूँ। लॉकर नंबर है 786। वहाँ से चाबी तुम खुद हासिल करो और मुझे फ़ौरन भिजवाओ। ठीक है, पहले मेरा इस्लामाबाद बैंक जाना ज़रूरी हो गया है। बख्तावर, तुम सभी उपकरणों के साथ RDX की खोज का काम उन बिल्डिंगों में और उसके आसपास शुरू करवाओ। मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। और जब कुर्बान जैदी जैसी हस्ती मैनेजर के सामने मौजूद हो तो उसकी अवस्था मालिक के सामने नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आइए कुर्बान साहब, मैं आपका फ़ोन मिलते ही यहाँ आ गया था, क्योंकि बैंक में 3 दिनों की छुट्टी है। मुझे फ़ौरन स्ट्रांग रूम में ले चलो। आइए, जल्दी करो। खुल गया, क्लिक। दरवाजे के खुलते ही कुर्बान की नासिका ने सूंघ लिया खतरे को। जलने की बू, अंदर लोहा गलाने की कोशिश की गई है। उस दृश्य ने सभी के होश उड़ा दिए। लॉकर टूटा पड़ा है। ओह गॉड, लॉकर खाली है। किसने तोड़ा उसे? तिरंगा ने। और ऐसा करने के लिए उसे तुम ही लोगों ने मजबूर किया है। मैं जानता था कि इस लॉकर में जो चाबी थी वह हजारों लोगों की हत्यारिन बन सकती थी, और मुझे उसे हत्यारिन बनने से रोकता था। इससे पहले कि कमांडोज के हाथ और हाथों में थमी गन हरकत में आ जाती, लहराई तिरंगा रो पुफ। तिरंगा ने पांव के पास पड़ा वह सिलेंडर दूसरे कमांडो पर उछाला, धाड़। लेकिन तिरंगा का वह प्रहार उसके हाथों से गन न छुड़ा पाया। कमांडो ने दाग दी तिरंगा पर गोली। उसी पल न सिर्फ चीख उठा कुर्बान, बल्कि चीते की तरह उछलकर वह तिरंगा के सामने आ गया। नहीं, ठहरो। आह, कुर्बान साहब। कुर्बान, ओह तो यही है कुर्बान जैदी। कुर्बान साहब, ये आपने क्या किया? अगर आप बीच में ना आते तो मेरी गोली उसे खा गई। चटाक। तुम्हारी गोली उसके जिस्म को बाद में खाती, उससे पहले उसके शरीर पर लिपटे उस पवित्र तिरंगे में छेद करती, और ये कुर्बान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। झंडा चाहे अपने देश का हो या किसी और देश का, वह सम्मान की वस्तु है। उसका सम्मान करना सीखोगे तभी सच्चे देशभक्त बन पाओगे। धन्य हो तुम कुर्बान। उफ, था। हमारी दुश्मनी तिरंगा नाम किस आदमी से है, न कि तिरंगे झंडे से। इसे मैं बचकर नहीं जाने दूंगा। तुम सच्चे देशभक्त हो कुर्बान। मुझे पकड़कर तुम अपना फर्ज पूरा करो, मगर मुझे भी तुम अपना फर्ज पूरा करने से नहीं रोक सकते।
तिरंगा ने खुले सिलेंडर पर फेंक मारा जलता हुआ राइटर। उफ! तिरंगा उस रास्ते में समा गया। गटर को काटकर बनाए गए इसी रास्ते से मैं अंदर आया था और अब यही रास्ता मुझे यहाँ से भागने में भी मदद करेगा। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब कुर्बान को कोड प्लेट मिली ही नहीं तो वो यहाँ कैसे आ गया। क्या मुस्तफ़ा जैदी ने ही उसे लॉकर नंबर बता दिया होगा? शायद ऐसा ही हुआ है। चेहरे पर आग लिए बाहर उसकी प्रतीक्षा में मौजूद था कुर्बान जैदी। तिरंगा, अंदर तुम्हें गोली से मैंने इसी तिरंगे कारण बचा लिया था। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें बचकर निकल जाने दूंगा, लेकिन जब तक ये तिरंगा तुम्हारे शरीर पर रहेगा मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। इसीलिए पहले इसे ही तुम्हारे शरीर से अलग करता हूँ। धाड़! क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकल गए तो मेरे वतन के साथ ये मेरी गद्दारी होगी। उफ! अब मैं आज़ाद हूँ, तुम्हें गोली मार देने तक के लिए भी। लॉकर से जो चाबी तुम चुरा कर लाए हो उसे मैं तुम्हारी लाश से भी वसूल लूंगा। धाड़! हो जाओगे हताश गिराते गिराते तिरंगा की लाश। धाड़! जिस चाबी को तुम हासिल करना चाहते हो वो हजारों निर्दोष व बेगुनाह लोगों की जिंदगी दे सकती है। इसीलिए उसकी रक्षा की खातिर ये जान चली भी जाए तो गम नहीं, पर तिरंगा की लाश से भी तुम चाबी वसूल नहीं कर पाओगे। तिरंगा ने जीप पर पड़ा अपना लबादा उठाकर फिर से धारण किया। वंदे मातरम! और तभी मेरे स्वागत के लिए पुलिस भी आ गई है, लेकिन पूरी मिलिट्री भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक पाएगी। रुक जाओ तिरंगा! तिरंगा पर रॉकेट लॉन्चर का हमला बता रहा था कि हाई कमान ने उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया है, मगर निशाना चूक गया। फोम! रॉकेट लॉन्चर ने निशाना तिरंगे को नहीं, चांद सितारे को बना दिया था। उस दृश्य ने कुर्बान की आंखों को जैसे जड़ कर दिया। देश के पाक व पवित्र झंडे की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा कुर्बान। नहीं, लेकिन झंडे को आग की तपिश तक न छूने दी तिरंगा ने। घबराओ मत कुर्बान, झंडे के सम्मान के लिए मैं भी अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। देख लो, तुम्हारे झंडे पर आंच तक न आने दी है मैंने। देखो कुर्बान, इस झंडे की तरह ही पाक और निर्दोष होती हैं वो जानें भी, जिन्हें हमारी नासमझी मौत के मुंह में झोंक देती है। देखो, एक से हो गए इन दोनों झंडे को। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं ना जैसे खून का रंग एक होता है। खून यहाँ बहे या वहाँ, वो तो मानवता का ही न बहा। तुम्हारा बहा, मेरा बहा। अगर हम ऐसा होने से नहीं रोक सकेंगे तो ये सदा बहता रहेगा। आतंकवाद की आग कभी बुझ नहीं पाएगी। कभी इसका शिकार होंगे तुम्हारे अजीज और कभी मेरे अजीज। इस आग को बुझाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुर्बान। ये आग बुझेगी तिरंगा, ये आग जरूर बुझेगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखें खोल दी है तुमने। तड़ 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 धूम! आतंकवाद दीमक की तरह होता है जो हम दूसरे देशों पर लगाते हैं और तो अपने देश को भी उससे बचा नहीं पाते। आज मेरा भी शहर आतंकवाद का जबरदस्त तीर शिकार है तिरंगा। ओह, सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अगर अभी तक RDX नहीं मिला हो तब मेरा शहर मौत के धमाकों से गूंज उठेगा। मौत के इन धमाकों को हम मिलकर रोकेंगे। लो, मेरी तरह तुम भी इस पवित्र ध्वज को धारण करो जो तुम्हारे अंदर पाप से लड़ने की जबरदस्त शक्ति पैदा करेगा। थैंक यू दोस्त। पुलिस की कई जीपों के प्रकाश से दोनों के जिस्म नहा गए और ताबड़तोड़ उन पर टूट पड़ी गोलियां। जिंग 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 बैंग! पुलिस वाले तुम पर क्यों गोलियां चला रहे हैं? मैंने तुम्हारी ढाल बनकर खुद घाव खाकर तुम्हें गोली से बचाया था तिरंगा। इसीलिए देशद्रोह और गद्दारी के आरोप में हाई कमान से मुझे तुम्हारे साथ ही खत्म करने के ऑर्डर दिए जा चुके होंगे। पुलिस जीपें हमारा पीछा कर रही हैं। वो ओह, ये तो पेट्रोल टैंकर है। पुलिस से पीछा छुड़ाने का तरीका तो मुझे मिल गया। अब इस पेट्रोल को चिंगारी दिखाने के लिए लोहे की ये सीढ़ी तोड़कर सड़क पर फेंकनी होगी, जिसकी रगड़ ही चिंगारियां पैदा करेंगी। इधर मैं टैंकर का वाल्व बंद करके पेट्रोल रोक दूंगा और उधर सड़क पर दौड़ती आग जीप तक पहुंचकर उसे रुकने पर विवश कर देगी। बूम! धमाकों से घबराकर ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागा। तिरंगा और कुर्बान उस पर सवार हो गए। तिरंगा, किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस हेडक्वार्टर में सूचना दी है कि शहर के महत्वपूर्ण इमारतों के पास पास RDX बिछा दिया गया है। अगर ये विस्फोट हो गए तो मेरे मुल्क की अकल्पनीय क्षति होगी। मुझे उन इमारतों के पास ले चलो, क्योंकि मेरे पास है थर्ड आई नामक उपकरण। थर्ड आई? इधर बमों को खोज पाने में असफल बम स्क्वाड के निर्देश पर
आसपास की भी सभी इमारतों को खाली करने के ऐलान से भगदड़ मच गई। RDX से खतरनाक विस्फोटक है, वो फट गया तो तबाही आ जाएगी, या अल्लाह। लेकिन अब तबाही नहीं आएगी, क्योंकि कुर्बान के साथ आ गया है तिरंगा। हम दोनों मिलकर इस तबाही का मुंह मोड़ जवाब देंगे। कुर्बान, तिरंगा ये तो हिंदुस्तानी है, उससे भी पहले एक इंसान हूँ। जल्दी ही। कुर्बान, ये लो थर्ड आई। इस उपकरण की मदद से तुम बारूद का फौरन पता लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ भी बारूद होगा वहाँ तुम्हें लाल रोशनी दिखाई देगी। ओह, विश्वास नहीं होता। कुर्बान की निगाहों ने तब तक चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया और उस वक्त चौंक पड़ा वह। अरे हाँ, वहाँ सड़क पर लगे लेटर बॉक्स में मुझे लाल रोशनी के संकेत मिल रहे हैं। इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए RDX वहीं पर होगा। चीख पड़ा कुर्बान। RDX वहाँ है, लेटर बॉक्स में। RDX वहीं मिला। इसे निष्क्रिय कर दो। इसी के साथ चारों ओर गूंज उठे वे दो नाम, तिरंगा तिरंगा कुर्बान, कुर्बान तिरंगा कुर्बान। जल्दी करो, यहाँ से चलो, क्योंकि अभी हमें दूसरे बिल्डिंगों पर लगाए गए RDX को भी हटाना है। ठहरो, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। हमारे पास तुम दोनों की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं। पागल मत बनो, अगर हम यहाँ से न गए तो RDX फट जाएगा। ऑफिसर कुछ सुनने को तैयार न थे, लेकिन भीड़ के तूफान ने तोड़ डाला पुलिस का ख्वाब। उन्हें जाने दो, वे रक्षक हैं, देश और मानवता के रक्षक। यहाँ से निकलो तिरंगा, सच्चाई का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और फिर तिरंगा, चांद तारे को धारण करवाकर तुमने अपराध से लड़ने का जो रास्ता मुझे दिखाया है, वो सचमुच अद्भुत है। मैं इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुर्बान जैदी थर्ड आई की मदद से एक के बाद एक सभी महत्वपूर्ण इमारतों से RDX हटवाता चला गया। वहाँ कार पार्किंग में खड़ी कार में RDX है। ठीक 1 घंटे बाद। तिरंगा, यह लो थर्ड आई। अब खतरा टल गया है, लेकिन वह खतरा अभी तक नहीं टला जिसकी बीज मुस्तफ़ा जैदी ने हिंदुस्तान में बो रखा है। हाँ कुर्बान, ये चाबी तो मैंने हासिल कर ली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका ताला कहाँ है, क्योंकि जब तक इस ताले को उस चाबी में लगा नहीं देता, वह खतरा किसी भी वक्त अपना खूनी जबड़ा फाड़ सकता है। इस चाबी के ताले के साथ ही मुझे तुम्हारे भाई मुस्तफ़ा जैदी की भी तलाश करनी है, जो 10 वर्षों की नींद के बाद अचानक ही जाग उठा है। तिरंगा, हम सब ने तो भाईजान के जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ओह, तो ये तस्वीर तुम्हारे भाईजान मुस्तफ़ा जैदी की है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ कुर्बान? उसकी तलाश के लिए ज़रूरी है। हाँ हाँ, ज़रूर ले लो। अगर ये मुझे मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि जेल जाने से पहले वो भी आतंकवाद की आग से अपने हाथ वापस खींच ले और अपने वतन लौट आए। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। मैं भी निशाना ग्रुप को बंद कर दूंगा। अलविदा तिरंगा, धन्य है वो मिट्टी जहाँ तुम जैसे देशभक्त पैदा होते हैं। अलविदा कुर्बान। अब तिरंगा के लिए पाकिस्तान से निकल जाना उतना ही आसान था जितना कि आना आसान हुआ था। और फिर उस वक्त तिरंगे को देखकर कमिश्नर साहब की आंखें छलक आईं। तिरंगा, तुम लौट आए? जी हाँ कमिश्नर साहब, और जब आप हेडक्वार्टर में नहीं मिले तो मैं सीधा यहाँ चला आया, और ये रहे उस तबाही के ताले की चाबी। कितना अजीब संयोग है ना, जिस ताले को मुस्तफ़ा जैदी ने लगाया, उसकी चाबी को भारत लाने में मेरी मदद उसी के भाई कुर्बान जैदी ने की। ओह, लेकिन अब इसके ताले का पता कैसे चले? सोचना होगा। मगर पहले आप ये बताइए कि क्या मुस्तफ़ा जैदी ने कुर्बान को कोई और फ़ोन किया? मुस्तफ़ा जैदी ने एक फ़ोन और कुर्बान को लॉकर नंबर बताने के लिए किया था। उसके बाद उसने कोई दूसरी कॉल नहीं की, और उस वक्त तो रहीम भी मेरे साथ था। कहीं मुस्तफ़ा जैदी बाहर से मेरी लाइन में तार जोड़कर तो ये फ़ोन नहीं करता रहा? हो सकता है, पर फ़िलहाल मुझे इस चाबी के लिए ताले तक पहुंचने के लिए एक एटलस बुक चाहिए, जिसमें प्रत्येक स्टेट के नक्शे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एटलस देता हूँ। हाँ, मिल गया। लेकिन तिरंगा, इस किताब में तुम क्या ढूंढना चाहते हो? ये किताब मुझे उस जगह का पता बताएगी कमिश्नर साहब, जहाँ मुस्तफ़ा द्वारा मौत दफन की जानी थी या कर दी गई थी। हैदर ने अपने बयान में मुझे बताया था कि मुस्तफ़ा जैदी जब भारत आया था तो उसके साथ 50 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें व परमाणु बम थे, और अगर ये मिसाइलें चलती तो उसकी रेंज में दिल्ली, पलवल, हापुड़ और मेरठ को आना था। ये सभी जगह उस स्थान से 50-50 किलोमीटर दूर है जहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाने का प्लान था। अब अगर इन जगहों से 50-50 किलोमीटर दूर की जगह देखें तो वह है गाजियाबाद साहिबाबाद के बीच पड़ने वाला
मोहन नगर बाईपास, क्योंकि मोहन नगर से हापुड़, पलवल, मेरठ और दिल्ली की दूरी 50-50 किलोमीटर है। कमिश्नर साहब, मुझे पूरा और पक्का यकीन है कि परमाणु बम और उन मिसाइलों का जखीरा हमें मोहन नगर में कहीं दफन मिलेगा। मार्वलस, तुमने तो कमाल कर दिया। मोहन नगर कोई बड़ा एरिया नहीं है, हम उसके चप्पे चप्पे को छानकर मिसाइलों और परमाणु बम का पता लगा लेंगे। और अब तो हमारे पास थर्ड आई की भी सुविधा है, हेलीकॉप्टर की मदद से बारूद ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे क्या हुआ? तिरंगा, तबाही की उस चाबी को मैंने 5 मिनट पहले यहीं तो रखा था, पर अब वो यहाँ नहीं है। क्या? यहाँ से उसे कौन ले जा सकता है? उसी क्षण कार के टायरों की जबरदस्त चीख पूरा गूंज उठी। कार को इतनी तेजी से कौन लेके जा रहा है? ओह रहीम, तो गद्दार वही है। ओह नो, कार रहीम ड्राइव कर रहा है, मगर कार में दूसरा कौन है यह दिखाई नहीं दे रहा। शायद ड्राइवर रहीम के साथ मुस्तफ़ा जैदी हो। हमें बातों में लगवाकर चाबी वही उठा के ले गया है, और इससे खतरनाक बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसे रोको तिरंगा, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं उसे पकड़ ना पाऊँ। अगर ऐसा हो गया तो फिर मोहन नगर में मुझे कहाँ पहुँचना है ये जानना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप फ़ौरन एक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँचिए कमिश्नर साहब, किसी भी सूरत में और जल्दी से जल्दी। अगर उसने ताला खोल दिया तो गजब हो जाएगा। तिरंगा नीचे पहुंचा। इस वक्त मुझे इस जीप की सख्त ज़रूरत है। जीप को उसने आंधी तूफान की तरह दौड़ा दिया। मुस्तफ़ा जैदी सिर्फ और सिर्फ मोहन नगर जा सकता है। मोहन नगर जाने के लिए वो सबसे शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा, जो कि नोएडा मार्ग और पड़पड़गंज की ओर से जाता है। मगर उसकी कार इस रास्ते पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। कहीं वो शाहदरा विवेक विहार रूट की तरफ से ना निकल गया हो। लेकिन अगर वह कार यहाँ से निकली होती तो उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाहों से नहीं बची होगी। ओह तिरंगा, ये तो तिरंगा है। मैं DL4SL2637 सफ़ेद मारुति एस्टीम का पीछा कर रहा हूँ। उसमें एक खतरनाक आतंकवादी मुस्तफ़ा जैदी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नौकर रहीम के साथ सवार है। हमें खबर मिल चुकी है तिरंगा, लेकिन अभी तक इस नंबर की कार यहाँ से नहीं गुजरी। तिरंगा ने जीप आगे बढ़ाई। तो मेरा शक सही निकला। मुस्तफ़ा जैदी ने दूसरा रूट पकड़ा है। शायद उसे भी ये शक हो गया होगा कि मैं इस रूट पर उसका पीछा करूँगा। ऑफ, अब उसे ढूंढना मेरे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि मोहन नगर भले ही एक छोटा सा कस्बा हो, लेकिन फिर भी जीप में रहकर गली गली घूमकर मुस्तफ़ा को ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल ही होगा। अब यह खोज हेलीकॉप्टर ही आसान कर सकता है, लेकिन पता नहीं कमिश्नर साहब भी उसका इंतजाम कर पाएंगे कि नहीं। फट 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 फट, हेलीकॉप्टर मेरी जीप की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कमिश्नर साहब फौरन हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने में सफल हो गए। तिरंगा ने फौरन ही जीप छोड़ दी और फट 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 फट, अब शायद हमारी खोज आसान हो जाए। तिरंगा ऊपर पहुंचा। सड़क मार्ग पर तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाया कमिश्नर साहब, लेकिन अब हमें मोहन नगर की ओर आने वाली सभी मार्गों की निगरानी करनी होगी। उसी वक्त सुबह के 7 बजे थे जब तिरंगा, हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो रहा है, अब हमें लौटना होगा। ठीक है। दूर होता चला गया हेलीकॉप्टर, और वह दृश्य देख रही थी वहां मौजूद 2 आंखें। तुम लोग जिस कार को ढूंढ रहे हो उसे तो मैंने रहीम सहित दिल्ली में ही एक गैरेज में छोड़ दिया है। वहां से बस में बैठकर मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। मौत को जगाने की चाबी मेरे हाथ में है। मौत कहाँ दफन है ये भी मैं जानता हूँ। मुझे याद है वो पल जब मैं एक हेलीकॉप्टर में मिसाइल लॉन्चिंग पैड के आसानी से जुड़ सकने वाले पुर्जे, परमाणु बम और अन्य शस्त्र लेकर भारत की ओर रवाना हुआ था। मेरी मंजिल है मोहन नगर, और फिर सिर्फ मुझे मालूम है कि मैंने परमाणु बम छोड़ने के लिए मोहन नगर को चुना है। बाकी मेरे ग्रुप के लोगों को सिर्फ तबाह की जाने वाली जगहों के बारे में ही मालूम है। मैंने मोहन नगर के टी पॉइंट पर हेलीकॉप्टर उतारा। वहीं सारा सामान उतार कर उसे झाड़ियों से ढकने के बाद मैं हेलीकॉप्टर वापस ले गया। हेलीकॉप्टर को ठिकाने पर लगाने के बाद मैं वहां वापस पहुंचा और एक एक कर सारा सामान पहले से ही खरीद लिए गए फार्म हाउस में न सिर्फ पहुंचा दिया, बल्कि इमरजेंसी मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी तैयार कर लिया। हा हा हा, कल होगी तबाही। दिल्ली की तबाही अब दूर नहीं थी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, उस रात दिल्ली जाते वक्त मेरी कार भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। आज 10 वर्ष बाद मुझे होश आया है। यही तो वो जगह थी जो आज भी जैसे की तैसी बंद पड़ी है, और यही तो थी वो तबाही।
जो 10 वर्ष तक खामोश रही, मगर अब ये खामोश नहीं रहेगी। आज मैं इसे जगा दूंगा। सिर्फ कंट्रोल पैनल बॉक्स को खोलने खिर और इस बटन को दबाने की ज़रूरत है। जो काम 10 वर्ष पहले मैं न कर सका वो अब करूंगा। हा हा हा। मुस्तफ़ा जैदी की उंगली ने दबा दिया वो बटन। लेकिन ये क्या? सर्किट ऑन होने के स्थान पर ऑन हो गया रेडियो एफएम। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। ये क्या? रेडियो कैसे बजने लगा? और इसी पल गूंज उठा वह स्वर और नजर आया तिरंगा। क्योंकि मैंने ही रात में इसका सर्किट बदल कर इसमें रेडियो एफएम का सर्किट फिट कर दिया था। मुस्तफ़ा जैदी उर्फ राजा, तुम अगर 10 वर्ष बाद खोली गई इस इमारत को ध्यान से देखते तो समझ जाते कि तुमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। कल रात यहाँ मकड़ी के जालों के बेशुमार छत्ते बने थे जब मैं थर्ड आई की मदद से बारूद ढूंढता हुआ यहाँ आया। तिरंगा के होठों पर बेहद ही प्यारी मुस्कान थी। राजा, जो चाबी तुम कमिश्नर साहब के कमरे से ले भागे थे, उसकी एक नकली चाबी मैं पहले ही बनवा चुका था, क्योंकि एक वही चाबी ही मुझे उस मुस्तफ़ा जैदी तक पहुंचा सकती थी जिसकी पहुंच कमिश्नर साहब के घर तक थी। मुझे तुम पर शक शुरू से ही था। मुझे उम्मीद थी कि तुम चाबी उड़ाने की कोशिश ज़रूर करोगे, लेकिन यह काम तुम कब करोगे ये मुझे नहीं पता था। मेरा प्लान तुमसे पहले पहुंचकर बमों के सर्किट को बदल देने का था, ताकि जब तुम यहाँ पहुंचो तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। अब तुम कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना राजा, क्योंकि पुलिस ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है। वो देखो, तुम्हारे नाना स्वयं चले आ रहे हैं। राजा, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ कमिश्नर साहब। अब मैं पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि मुस्तफ़ा जैदी मर चुका है। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है, लेकिन ये सच है कि मुस्तफ़ा जैदी मर कर भी इस जन्म में आपके नाती राजा के रूप में पैदा हुआ है। किसी वक्त अचानक राजा की पूर्व जन्म की वो मेमोरी जागृत हो उठी जिसमें मुस्तफ़ा जैदी की यादें भरी थी। राजा का पवित्र कुरान की तरफ आकर्षित होना भी इस बात का सबूत है। फिर कुर्बान को बच्चे की आवाज़ ने निर्देश दिए थे। उसमें मुस्तफ़ा जैदी की आवाज़ का ही हूबहू लहजा भी था। तो मेरा शक तभी पक्का हो गया था कि राजा ही मुस्तफ़ा हो सकता है। अगर वो टेलीफोन कॉल पकड़ी न जाती तो पुनर्जन्म की यह दास्तां भयानक रूप ले लेती और तबाही को जगा कर रखती। आपका सेवक रहीम बेगुनाह है। राजा ने उसका आखिर तक इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये राजा है या मुस्तफ़ा जैदी? इस वक्त ये राजा भी है और मुस्तफ़ा जैदी भी। लेकिन आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट इसका ब्रेन वॉश करके शायद इसके अंदर के आतंकवादी को मारकर इसे कम्प्लीटली राजा बनाने में सफल हो जाएंगे। मगर उसके लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा कमिश्नर साहब, और तब तक के लिए इसे कड़ी निगरानी में रखना होगा। समाप्त।